नमस्कार दोस्तों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम कराता है, यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, उसमें जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्र हैं उस सारे प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बाय वीडियो सभी प्रश्न पत्र डिस्कस करे जाएंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक प्रश्न पत्र पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री का जो पुनर्परीक्षा का पेपर हुआ था 2016 वाली परीक्षा का, जिसकी परीक्षा तिथि थी 20/9/2020। तो उसके प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने सिर्फ जो जीएस का पेपर है उसको यहाँ पर लिया है और इसमें जो अद्यतन आए थे उस समय का जो नॉलेज यानी कि जो उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको इसमें हमने शामिल नहीं किया है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको विषयवार दिया गया है कि मध्यकालीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर विषयवार क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा और इससे आप अपने ज्ञान की एनालिसिस भी कर सकेंगे कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और अभी आपको किस लेवल की प्रिपरेशन को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वह आता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुबारक खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। यह सिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधियाँ अल इमाम, उल उमाम, खिलाफत उल लह, खलीफतुल्लाह आदि थी। इसका कार्यकाल जो था वो था 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक और इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत भी पसंद थी। इसी कारण ये कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण को भी यहाँ पर क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो ये इससे संबंधित कुछ व्याख्यात्मक सोल्यूशंस हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये आपका 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध जो है ये आपका 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। पहले हो जाएगा सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों की बेहतर नहीं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। पहले थोड़ा इधर आते हैं, इधर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा अगर राजपूत सेना के अगर सेनापति की बात करते हैं तो ये हमारा था यहाँ पर इसमें जो है वो थे हमारे हल्दी घाटी युद्ध। पहली बात तो देख लेते हैं कि इसका जो युद्ध हुआ था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। तो यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है जो कि 1576 में लड़ा गया था, ये महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहे थे। तो इनका जो एक टुकड़ी थे उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, हकीम खान सूर कर रहे थे। ठीक है, राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी थी। यह राणा की मुगलों के साथ साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापा मार युद्ध का सहारा लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर सही होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हकीम सूर। ये आपका एक टुकड़ी से यहाँ पर सेनापति थे एक टुकड़ी के और उसी के सहारे ये यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, रज़्मनामा किसका है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां तथा फैज़ी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। तो यहाँ पर फारसी अनुवाद किसके किसके सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था बदायूनी, नकीब खां और फैजी, इनके सम्मिलित प्रयासों से ये अनुवाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक भारत से आ जाते हैं।
क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे कि बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उससे उन्होंने वहाँ पर अपार धन भी अर्जित किया। तो ये कथन बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद यहाँ पर है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये भी यहाँ पर एक फैक्टर वर्क करता है कि अंग्रेजों की जो नौसैनिक ताकत थी वो फ्रांसीसियों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर थी, जिसकी वजह से वो समुद्री मार्गों पर अपनी अच्छी धाक जमा पाए और आगे चलकर वो भारत पर शासन कर सके। तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, इसको मिलान करना है इसका कि रंपा विद्रोह, पावना विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तो ये सारे विद्रोह कब हुए थे, इनको आपको सही यहाँ पर सेट करना है, सही तरीके से इनको क्या करना है, यहाँ पर सही तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। जो रंपा विद्रोह है ये हुआ था 1779 से लेकर 1780। पावना किसान विद्रोह था, ये हुआ था 1873 से लेकर 1876। बंगाल नील विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859 से 1860। और जयंतिया विद्रोह जो हुआ था ये 60 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, 2 4 1 3। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इधर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो लाठी क्लब की जो स्थापना है ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। अब बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, इनका जो जन्म है ये 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य उपाध्याय उपनाम से भी जाने जाते थे। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी मराठी दैनिक और मराठा अंग्रेजी व साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो इनके द्वारा 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए थे, जो कि एक केसरी था जो कि मराठी था और एक मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। इन दोनों का यहाँ पर इनके द्वारा प्रकाशन भी किया गया था। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका भी लिखा था, जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का प्रयास भी किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक क्लब, समितियां, लाठी क्लब और आखड़ा क्लब की भी स्थापना यहाँ पर इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको मिलान क्या हो जाएगा, सही मिलान मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि इंडियन जो एसोसिएशन है इसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा इसके थे महादेव गोविंद नायडे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये थे फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा ये थे पी आनंद चार्लो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर है आपका, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। तो पहला है आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो यहाँ पर है यंग बंगाल आंदोलन। तो इससे संबंधित थे हेनरी विलियम डेरोजियो। दूसरा है आपका बहिष्कृत हितकारी सभा। तो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके थे हमारे, एक मिनट जरा, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हो जाता है बहिष्कृत हितकारी सभा, इसके थे भीमराव अंबेडकर। तीसरा हो जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके हो जाते हैं कर्नल अर्काट। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसके थे सर सैयद अहमद खां। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे आते हैं, देखिए समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से क्वेश्चन आते थे, तो इन सबको आपको तैयार करना है अच्छे से। पहला है यहाँ पर कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो इंपीरियल गजेटियर इसके जो संकलनकर्ता थे ये विलियम विल्सन हंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875 से लेकर 1877 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही इन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, जिसको बोलते हैं हंटर शिक्षा आयोग, का गठन भी 1882 से 1883 में किया गया था। तो ये बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग किससे संबंधित है, ये आपका हंटर आयोग जो है ये संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हंटर शिक्षा आयोग है। और एक हंटर समिति भी गठित की गई थी, जो कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो
गोली चलाने का आदेश दिया गया था उसकी जांच के लिए यहाँ पर गठित की गई थी। और यहाँ पर ये जो है ये आपका हंटर शिक्षा आयोग है, ये हंटर आपका शिक्षा आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बीसी दत्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। तो देख लेते हैं थोड़ा आज़ाद हिंद फौज के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA, इसका जो गठन है ये 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज से राशिद अली सहनवाज, PK सहगल, गुरबख्श सिंह आदि जुड़े हुए थे, लेकिन जो BC दत्त थे इनका संबंध रॉयल नेवी विद्रोह से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले सप्ताह में ही 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया। 150 थानों पर हमला हुआ, जिसमें अत्यधिक हिंसा हुआ था। आंदोलन के पूर्व ही महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया था। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प A और C दोनों ही यहाँ पर सत्य नहीं है। हालांकि इस आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी के नेतृत्व में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विचार करना है क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, विवेल योजना और CR फार्मूला। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो अगस्त प्रस्ताव है ये 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, CR फार्मूला 1944 में और वेवेल योजना जो थी ये 1945 में आपकी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत कुछ किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्राप्त की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार यहाँ पर करना है। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो इसमें से कौन सी घटना है। तो मैं आपको सारी घटनाएं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 ईस्वी में। उसके बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये हुई थी 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त को भी हुई थी और 16 अगस्त को भी यहाँ पर 1765 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना ये 1773 में आपका यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है यहाँ पर। तो इलाहाबाद की संधि, एक्सलासापल की संधि, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की पदच्युति। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका कि एक्सलासापल की संधि जो थी ये 1748 में हुई थी शायद। देख लेते हैं एक बार। ये 1700 एक्सलासापल की संधि 1748 में हुई थी, ये हो जाएगा। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि सबको पता 1765 ईस्वी में हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त को। और ला बुद्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो हुआ था ये 1746 में हुआ था। और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1929 के अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और पूना पैक्ट 1932 में किया गया था। तो ये सीरियल से यहाँ पर का यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा
बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर सुमिलित, सही सुमिलित है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर गलत सुमिलित किए गए। तो देख लेते हैं यहाँ पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अधिनियम है और उनके एयर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है, यानी कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम भी आपका 1908, ये नहीं है, शायद 1907 है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कानून पारित किया, जिसमें से राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 था, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 तथा समाचार पत्र अधिनियम 1908, प्रेस एक्ट 1910, रोलेट एक्ट 1919 आदि प्रमुख अधिनियम पारित किए गए थे। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। आगे आते हैं। अब आते हैं भारत की भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसमें कौन सा राज्य, इनमें से आपको बताना है। वैसे तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य बांग्लादेश आपका हो जाता है, लेकिन इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें से आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की 16 सॉरी यहाँ पर गुजरात ही होगा सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य पूछेगी। सबसे लंबी वो तो बांग्लादेश यहाँ पर राज्य कहाँ होगा, तो दूसरा देश हो गया। तो यहाँ पर गुजरात ही होगा। और बांग्लादेश में ये था कि मतलब कौन सी किस देश की सीमा जो है भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो है, ये 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। कार्गो की मात्रा के हिसाब से कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के तटरेखा की लंबाई 1974 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दूसरी सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाला राज्य है। तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा है जो भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो यह गोंडवाना समूह, क्योंकि गोंडवाना समूह में हमारा भारत आता है और इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पर प्रदान करता है। तो भारत में पाया जाने वाला 98% जो कोयला है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की क्रिया के से कोयले का निर्माण हुआ। वर्तमान में भारत में कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि घाटियों से पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित केंद्र राज्य शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति, तो जारवा जो है ये आपका अंडमान निकोबार में, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग काला एवं कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियाँ ऊँगे, सोपेंच, सेंटिलिलीज और ये आपकी कुछ और प्रमुख यहाँ पर प्रजातियाँ हैं। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर मणिपुर हो जाएगा। बाकी सब में से कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यहाँ पर कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर यहाँ पर गुजरती है। मणिपुर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्रकूट का जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जो चित्रकूट का जलप्रपात है ये आपका है इंद्रावती नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 90 फीट है। घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व इसका विभाजन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पंजाब हिमालय है ये कहा जाता है सिंधु से सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। कुमायूं हिमालय जो है यह आपका सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी से तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। असम हिमालय या तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है। इस भाग में नामचा बारवा और कुला कांगड़ी चोटियां यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपकी जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं।
भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है, यानी कि आपका 1 मिनट यहाँ पर, तो भारत में जो आपकी है ये कौन सी होती है, किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसूनों के द्वारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दक्षिण पश्चिम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 1 मिनट, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीली क्रांति आपकी संबंधित है मछली उत्पादन से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल जो परियोजना है ये आपकी है झेलम नदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। इसकी जो शुरुआत है ये भारत में 1985 में शुरू की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे गए कोट से सही उत्तर की जांच कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी के एक सहायक नदी पर है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? ये सारे सही हैं, ये सारे आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो इसमें देश का प्रथम संयंत्र लगाया गया था, वो लगाया था पानीपत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर इसकी जो व्याख्या दी गई है वो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख लेना, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख पाएंगे। फिर भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये है आपकी जामनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ये हो जाएगा गुरु महिसानी, ये आपका लौ एस्क है, तालजीर कोयला है, जादूगोड़ा यूरेनियम प्राप्त होता है और जावर से जस्ता प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यानी कि ये जो सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आ जाता है ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, और फिर इस तरह से आयन मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल। इस तरह से यहाँ पर सीरियल आपका बन जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि देश और सही सम्मेलन पूछा गया है लौ एस्क उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो कजाकिस्तान का वो कारागंडा बोलते हैं, यूक्रेन का क्रिवाय राग, फ्रांस का नारमंडी, और फ्रांस का फिर यहाँ पर पिरीनीज। तथा स्पष्ट है कि यहाँ पर नारमंडी लौ एस्क क्षेत्र जर्मनी में नहीं है बल्कि यहाँ पर फ्रांस में है, तो जर्मनी आपका यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर भी सही सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सही सम्मिलन हो जाएगा आपका देखिए रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहर है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। तार लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में स्थित है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में, तथा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रूर जो है औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है इसको इन्होंने इटली बताया है, लेकिन यहाँ पर लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है ये फ्रांस में स्थित है। तो ये आसन आपका बी यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं इसमें 1 मिनट सही पूछा है ना, सही सम्मिलित है, तो बाकी सारे गलत हैं यहाँ पर, ये सही आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इसमें से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं स्थित है ये आपको बताना है। गैबन, लाइबेरियन, बोल्सवाना और अंगोला। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोल्सवाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे निम्न नगरीकरण का स्तर है जी है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। व्याख्या आप नीचे यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही सम्मेलन करना है। कम्बोडिया, ये म्यांमार, कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ये आपका इसका सही सम्मेलन हो जाएगा। म्यांमार का यंगून, कम्बोडिया नानपे, वियतनाम हनोई और लाओस का वियनतिएन, ये आपका लाओस का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको सही सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका है शहर और उनसे जो नदियाँ क्या बोलते हैं शहर, और किस नदी पर कौन से शहर है यहाँ पर ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतलवर अरब, ये है बसरा नदी पर, पराग्वे एंसियन और नाइजर नियामी और
डेन्यूब आपका वियना। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? तो अनुसूचित जाति की संख्या किसमें शून्य 2011 के अनुसार? नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो महाविभाजक वर्ष आपका जो है ये आपका 1921 जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आगे हैं। तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो ये आपका अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर नागरिकता, फिर उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, नगर पालिकाएँ और निर्वाचन। तो भाग कौन सा भाग किससे संबंधित है, ये आपका मिलान यहाँ पर करना है। तो नागरिकता का जो वर्णन है भारत में, ये भाग नंबर 2 में है। अनुच्छेद 1 से लेकर 5 से लेकर 11 तक है। नगर पालिकाएँ जो है ये अनुच्छेद जो है आपका 9A में है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 6 तक ता से 6 तक वर्णित है। निर्वाचन आपका जो है यहाँ पर ये अनुच्छेद आपका 15 में है और 324 से लेकर 329 तक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग ये 8 में है, 239 से लेकर 242 तक। जबकि भाग जो 7 है को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की तरह विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आंसर है आप सही मिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो अस्पृश्यता का अंत है ये आपका 17 से सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विद्युत संरक्षण ये भी आपका 22 से है। धर्म की स्वतंत्रता 25 है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका 23 है। जबकि अनुच्छेद 23 में बाल श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध है, अतः स्पष्ट बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। अपनी कार्यपालिका, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अधिकथन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। नेक्स्ट है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या आंसर नंबर ए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख है राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में निहित होती है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण और कथन की सही व्याख्या यहाँ पर प्रदर्शित करता है। न्याय व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो 1773 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे जो थे इसके उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कौन सा यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछा गया। तो इसमें आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद जो है 1990 हो जाएगा और राष्ट्रीय विकास परिषद ये आपका 6 अगस्त 1952 हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अब 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची, इसमें आपको बताना है, सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ है। तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता यहाँ पर करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध में आ जाते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी आपका अधिकरण भाग 10। देखिए भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 का नगर पालिका तथा भाग 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन है, जबकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग आपका जो 14 है का में अधिकरण का उल्लेख है। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल की अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये आपका यहाँ पर गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या एक सहायक है
और रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, बात ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका बताना है कौन सी बैंक कहाँ की है। तो इंडियन बैंक है आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक निजी बैंक है, सिटी बैंक विदेशी बैंक है और सारस्वत बैंक एक सहकारी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बैंक के दर में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1, 2 और 3, ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, एक कथन अब किया था ना, और यही उसका जो है चिन्हित किया गया है कारण। तो यहाँ पर है, जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्रतियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कैड कहा जाता है। चालू खाता घाटा जो है तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। सत्य है, ए सत्य है किंतु आर यहाँ पर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा नीला बॉक्स सहायता, यानी कि ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विज्ञान से अब यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो क्षयकरण में आवश्यक आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा नमी, इनके द्वारा ही हमारा ऑक्सीकरण होता है, यानी कि धातु का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जिसको हम जंग लेना बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो देखिए, जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम विचलन शो करता है। इसका मतलब आपका यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होता है। तो रंग का विकिरण या विचलन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग की विकिरण सबसे अधिक होता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का विकिरण सबसे कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रसायन विज्ञान से। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये बहुत ही आसान सा, हीरा जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इसलिए कहा गया कि इसको हम किसी ब्लेंड या एलॉय से नहीं बनाते, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से ही इतना सबसे कठोर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का जो उपयोग है, ये इसका फार्मूला होता है H2SO4, इसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन वातावरण में, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का भी प्रमुख अवयव है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो उपयोग है ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को संरक्षित करने में होता है तथा विद्युत बल्ब बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री को संरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर उपयोग की जाती है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आसवन हो जाएगा, डिस्टिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही पर यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के बारे में देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, तने के स्रोत से और जड़ों के निष्कर्षण से, तो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर मानव चिकित्सा पे आ जाते हैं थोड़ा सा, विटामिन के, डी, ई और सी के बारे में देख लेते हैं, किसमें से कौन सी चीज़ प्राप्त होती है। तो विटामिन के जो होती है अल्फा, डी जो है कार्डियक तेल, ई जो है गेहूं भ्रूण तेल और सी जो है वो नींबू से प्राप्त होती है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है आपका उभयचरों में, इनमें जो है त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? फसल और क्रॉप कहा जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जो बी है ये सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, धान बथुआ ये आपका सही सुमिलित नहीं, बाकी सारे यहाँ पर सही सुमिलित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर क्या करना है? सुमिलित करना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बता देता हूँ सारे डायरेक्ट में, आप लोग यहाँ पर पहुँच करके जो भी आवश्यकता है देख सकते हैं। सूरजमुखी सभी मौसम में होता है, खरबूजा जायद की फसल में होता है, कपास खरीफ की फसल में और अलसी रबी की फसल में होता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं थोड़ा सा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए आपका सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में कौन सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाता है कृषि एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, पारिस्थितिकी से। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सूची दी गई है उससे सम्मिलित करना है।
ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कि महंत नृत्य गोपाल दास, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका स्वामी गोविंद देवगिरी, सी चंपत राय और सी नृपेंद्र मिश्र। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी जो हैं ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ये ट्रस्ट के क्या है, कोषाध्यक्ष है। उसके बाद आपका चंपत राय जो है ये ट्रस्ट के महासचिव हैं, मतलब ट्रस्ट के बारे में ही पूरी जानकारी पूछ ली गई है। और श्री नृपेंद्र मिश्र जो है मंदिर निर्माण के समिति के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च फिल्म के लिए ऑस्कर 2020 प्रदान किया गया? तो ये आपको दिया गया है जोकर फिल्म के लिए। यहाँ पर अगर उस समय की बात की जा रही है तो जोकर को मिला था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देते हैं। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित हुआ? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आपका कथन हो गया। फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक सांसदों की संख्या अधिक है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर, यानी कि आपका ये सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NS धर्मसुक्त। उसके बाद जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है सूर्य। ये आपका आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है ये होता है सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वेटलैंड से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1992 में। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन आए हैं आपके पारिस्थितिकी पर्यावरण से, सरफेस लेवल के क्वेश्चन से। तो आप लोग अगर इससे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 30%। ये भी उत्तर प्रदेश का आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है कुछ, तो पीतल का सामान मुरादाबाद से जाता है, सबको पता है। माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर से। तो ये सही आंसर हो जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लोकगीत हैं ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत विरहा, चैती, ढोला, कजरी, झूमर, झूमा, लंगुरिया, होरी, फाग, नकटा, संस्कार गीत, ये सारे के सारे कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख गीत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो लोक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं चरकुला, कर्मा, रास, जोगनी, नटवरी, कार्तिक, राई नृत्य, पाई, इंडा, पांडो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। आप लोग यहाँ पर सही से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्यापार सुविधा केंद्र एवं फास्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी। तो ये हुई थी वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ्को यूरिया कारखाना ये आपका आंवला में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सी हो जाएगा वाराणसी, मक्का, वाराणसी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है उन्नाव में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका IIVR या कानपुर। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं, आप लोग देख सकेंगे। फिर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर सुमेलित करना है तो बी इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद में होता है, लेकिन यहाँ पर मथुरा दिया गया है तो ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से भी यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। तो देखिए देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में होता है, कामपीला मेला ये आपका फर्रुखाबाद में है, बटेश्वर मेला आपका आगरा में है और ददरी मेला आपका बलिया में होता है। तो इस तरह से ये आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो है आपके 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये तर्कशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये सारा आपका यहाँ पर वीडियो जाता है। जिस तरह से जीएस के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, कुछ जो आपके यहाँ पर मैंने नहीं बताए हैं। तो इस तरह से ये आपका है प्री का, और इसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक करेंगे तो इस सीरीज़ के सारे वीडियो हमें पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।